हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के फर्स्ट लेसन मंगलम का आंसर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 बनाने के पीछे कारण ये है कि आपके लिखित के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो व्याकरण से संबंधित है और व्याकरण में समास और संधि तथा प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है, जिसको समझाने के दौरान वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसलिए पार्ट 2 बनाने का निर्णय लिया। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि 3 संस्कृत के सभी चैप्टर का फिर PDF नोट्स हमें मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी संधि विच्छेद करना है। क शब्द है कस्या अपि हितम, संधि विच्छेद होगा कस्य धन अपि हितम, और यह स्वर संधि का है। स्वर संधि में भी यह दीर्घ संधि है। आपको मालूम होना चाहिए संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये स्वर संधि है। स्वर संधि 5 प्रकार के: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। तो ये स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में जब 2 समान स्वरों का मेल होता है उसे हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। कैसे? देखिए, अ और अ मिलके क्या बनाएगा? आ। अ और आ मिलके क्या बना? आ और अ मिलके क्या बना? आ। और आ भी मिलके क्या बनाएंगे? आ। अब आप अ की जगह पे और भी कोई स्वर रख सकते हैं। ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ी ई, और बड़ी ई मिलके क्या बनाएगा? बड़ी ई। आप उसी तरह ई के जगह पे छोटा ऊ मिल के क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। तो कस्यापिहितम जो शब्द है, कश्य, यहाँ पे जो शब्द है कश्य, यहाँ पे अ और यहाँ पे अ मिल के क्या बनाएगा? आ। इसलिए य में जो वृद्धि हुई है या की, वही है हमारा दीर्घ संधि। तो कस्यापिहितम का कस्य धन अपिहितम, ये हमारा स्वर संधि है। आइए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है ख और ग को हमने एक साथ ले लिया। अणोरणीयान, अणु धन अणियान, जंतुर्निहितः, जंतु धन निहिता, ये हमारा विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? पहला नियम है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में पहला नियम है विसर्ग है उसका लोप होगा, तो उस विसर्ग के लिए कहाँ ओ लगेगा और कहाँ इस अवग्रह, इस टाइप का जो आकार होता है उसके अवग्रह कहते हैं, लोप होता है। दूसरा का है उत्व स्वर, यानी उत्व संधि, यानी कहाँ जो विसर्ग है ओ में बदलेगा। तीसरा का है रत्व संधि, यानी कि विसर्ग का कब र में बदलेगा। और चौथा है सत्व संधि, यानी विसर्ग कब स में बदलेगा। तो ये विसर्ग संधि का ये हमारा रत्व वाला नियम है, यानी कि विसर्ग को हमको किस में बदलना है? र में। इसके लिए नियम है, पहला नियम है अपादान से भिन्न स्वर कोई भी हो। अपादान का मतलब अ और आ शुरू में नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर आएगा तब वो हमारा विसर्ग किस में बदलेगा? र में। फिर दूसरा नियम है उत्तर पद, यानी बाद वाला
व्यंजन से शुरू होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी व्यंजन से शुरू होगा तो प्रत्येक वर्ग का जो होगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहेगा, तभी विसर्ग र में बदलेगा। नहीं तो य, र, ल, व, ह रहता है तो वो हमारा विसर्ग र में बदलता है। जैसे यहाँ पे देखिए अ आ को छोड़कर यहाँ पे ओ है और बाद में कोई भी स्वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे ओ है इसलिए विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है, तो अडोरणीयान। कोई दिक्कत बाबू? ग देखिए फिर यहाँ पर भी वही है, ओ है और प्लस तो कोई स्वर होना चाहिए, ई है, यहाँ पर भी इस विसर्ग का नी पे यहाँ पे र में तब्दील हुआ है। तो आशा करते हैं विसर्ग संधि का रत्व गुण वाला नियम समझ में आ गया होगा। आइए दो एग्जाम्पल और देते हैं। उल्टा अब संधि विच्छेद दिया है और हम शब्द बना रहे हैं। हरि है, यहाँ पे देखिए अ के बाद कोई भी स्वर होना चाहिए यानी ई है, और यहाँ पे देखिए ग, क, ख, ग तीसरा वर्ण है, निश्चित रूप से विसर्ग र में बदलेगा, तो हरि और विसर्ग के लिए र, हरिर गच्छति। फिर तह धन भक्षते यानी अय है, और यहाँ पर देखिए प, फ, ब, भ चौथा वर्ण, इसलिए निश्चित रूप से ये विसर्ग र में बदलेगा। तय धन भक्षते, तय और विसर्ग के लिए र, तैर भक्षते। विसर्ग संधि वाला रत्व गुण समझ में आ गया। आइए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। घ शब्द है ह्याप्त कामः, ही धन आप्त कामः, यह यण संधि है। यण संधि का नियम इसमें नोट करना भूल गए हैं तो आप लिख लीजिए कि यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ये ई वाला जो पार्ट है वो य में बदलता है, ऊ वाला पार्ट है व में बदलता है, और री वाला जो पार्ट होता है वो र में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, यहाँ पे हम मिटा रहे हैं कि ई य में बदलता है, ऊ व में बदलता है, री र में बदलता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं ई और ई के बाद हमारा ऊ आया, क्या आया? ऊ। तो हमको मालूम है ई किस में बदलता है? य में। असमान स्वर आया है ऊ, तो इसमें ऊ का मात्रा लगा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए फिर से समझते हैं। यदि ऊ और ऊ के बाद यानी ये दोनों ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, इसके बाद अगर ई आता है ई, तो ऊ वाला पार्ट किस में बदलता है? व में। और ई असमान स्वर है तो असमान स्वर छोटी का मात्रा आगे से लग जाएगा। चलिए य आया है तो य यानी य और य व र मैक्सिमम। एक नियम बता देते हैं बाबू कि यण संधि में मैक्सिमम आपको अर्ध स्वर यानी अर्ध व्यंजन ही देखने को मिलेंगे। चलिए एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दे दें हम अति आवश्यक। अत्यावश्यक जो शब्द है हमारे पास, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, इसका संधि विच्छेद करना है तो शब्द का बनेगा अत्य धन आवश्यक। बिल्कुल गलत। अत्य धन आवश्यक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका अत्यावश्यक का संधि विच्छेद बनेगा अति, अति धन आवश्यक। क्यों? ई और ई और अ मिलके क्या बनाएंगे? य। तो ये रहा हमारा यण संधि। अंगा है उपैति। उपैति उप धन ऐति, ये हमारा वृद्धि संधि है, यानी स्वर संधि का एक पार्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहता है यदि अ और आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो वो ऐ में बदलता है। अ आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो औ में बदलता है।
कैसे देखिए, यहाँ पे शब्द है, देखिए यहाँ पे उपैती, उपैती, ओ और ये ऐ आया है, उप का अ, ऐ का ऐ, अ के बाद ए या ऐ आए तो किस में बदलता है, ऐ में बदल जाता है, तो इसलिए बन गया है उपैती। ऐ का मात्रा ऐसे होता है और ए का मात्रा एगो होता है। एक और एग्जाम्पल दिए हैं आपको, महौषधि यानी महाधन औषधि, आ के बाद औ आया है इसलिए औ में बदलेगा। एक धन एक, एक को में ओ आया और एक का ए, यानी को का ओ और एक का ए, ओ और ए आई में बदलता है तो एक धन एक शब्द बना एक का एक। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय निर्देशनम कुरुतः, यानी हमको संधि विच्छेद करके प्रत्यय भी आपको बताना है। जैसे अपिहितम, अपि धन हित धन यत। आइए यत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। यत प्रत्यय का प्रयोग जो है वो भाव या कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है, फर्स्ट नियम। दूसरा नियम कहता है स्वर से समाप्त होने वाले धातु के साथ ही होगा, यानी जो शब्द स्वर से समाप्त हुआ है, जैसे देखिए हित, तो ओ आया, यही हित हलंत रहता तो नहीं, तो एक लेखा से देखा जाए हलंत वाले के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। देखिए ये लिखा भी है यहाँ पे, हलंत वाले धातु के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। तीसरा नियम कहता है तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। चौथा, धातु के ई ए में बदल जाता है, धातु के ई आकार वाले जो शब्द हो ए में, ए को हम ए में लिख सकते हैं, यदि उ है तो व में बदल जाता है। आइए उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ची, ई वाले किस में बदलते हैं, ए में, और ए को हम आई में लिखते हैं। अभी हमने नियम बताया, तो ची हमको यत प्रत्यय लगाना है, तो पुल्लिंग में अय, स्त्रीलिंग में या और एयम, तो चेयः पा है, स्वर वाला है आ, यत प्रत्यय लगाएंगे तो पेयः पेयः पेयम। श्रु उ वाला उ व में बदलता है, अभी लास्ट नियम उ व में बदलता है, तो श्रव्यः श्रव्यः श्रव्यम। भू भव्यः भव्यः भव्य। अगला शब्द है निहित, निहित, निह मूल शब्द है, इस प्रत्यय है, इत प्रत्यय बिल्कुल आसान। जैसे प्रमाणित, प्रमाण में जोड़ा इत, प्रमाणित। शिक्षा में जोड़ा इत, शिक्षित। सीमित में जोड़ा इत तो शब्द बना सीमित। घ और अंग है विमुक्तः विततः, विधान मुंच धन कत और विततः में विद धन कत, यानी इन दोनों में कत प्रत्यय है। आइए कत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। कत प्रत्यय, इसका प्रयोग भूतकालिक क्रमवाच्य में होता है, कोई डाउट, नो डाउट। कत प्रत्यय का प्रयोग जो है पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। ग प्रत्यय का प्रयोग कर समय धातु से पहले ई का प्रयोग आवश्यक है। ई का प्रयोग मतलब छोटी है, यानी हर सही रहेगा, ये रहेगा दीर्घाई, यानी पीछे से मात्रा लगाएंगे हम। ग यानी चौथा नियम है धातु का अंतिम अक्षर यदि म और न हो तो वहाँ ई का प्रयोग नहीं होगा और म और न का लोप हो जाता है। आइए उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि कत का पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम शेष रहता है। तो चल में हमने जोड़ा कत, तो पुल्लिंग में चलितः, स्त्रीलिंग में चलितः, नपुंसक लिंग में चलितम। दृश्य में हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो दृष्टः दृष्टः दृष्टम। गम अंतिम वाला नियम म है तो म का लोप हो जाएगा, ई का प्रयोग भी नहीं रहेगा, तो गातः ई का लोप, म का लोप हो गया और ई का प्रयोग भी नहीं करना है और पुल्लिंग में तह शेष रहता है, तो गतः गता और गतम। उम्मीद करते हैं आपको कत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
घ शब्द है विहाय, वी धन हा धन ल्यप में हा मूल शब्द है, वी उपसर्ग है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय कहता है धातु से पहले उपसर्ग का होना आवश्यक है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व या आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो देखिए हमने यहाँ पे बता दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए उपसर्ग यहाँ पे आया है ना, बी उपसर्ग है यानी ल्यप का उपसर्ग आवश्यक है। दूसरा नियम कहता है ल्यप का प्रयोग करते समय ल्यप का य शेष रहता है। आइए दो और एग्जाम्पल देते हैं। प्र उपसर्ग, हस मूल धातु, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है तो प्रहस्य ल्यप का य शेष रहता है। विधान हस धान ल्यप तो शब्द बना विहस्य। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है समास विग्रहम कुरुतः, यानी समास विग्रह करना है और नाम भी बताना है। शब्द है अनृतम, क और यंग को हमने एक साथ ले लिया है। क्योंकि ये अनृतम और जो नान्य है इसमें न्य समास आता है। और न्य समास किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि यह अनृतम जो है ये न्य समास तत्पुरुष समास का ही एक रूप होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। कब? वो भी माना करने के सेंस में। एक बात और आपको ध्यान देना है, उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव भी समास में होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बताया है यदि विकल्पों में नए समास तथा अव्यय दोनों रहे तो पहली प्रायोरिटी यानी पहली प्राथमिकता किसको लगाएंगे? न्य समास को ही, बाद में ही हमारा अव्ययी समास होगा। तो निषेध के अर्थ में जैसे अनृतम, ना अन्य माने अन्य कोई नहीं, अटूट माने टूटने लायक नहीं, ना लायक यानी लायक नहीं, अछूत माने छूने योग्य नहीं, यानी नकारात्मक सेंस में प्रयोग होगा वो हमारा न्य समास होगा। आदित्य वर्णम ये हमारा समास विग्रह होगा आदित्ययु वर्णम, यानी सूर्य के समान प्रकाशित। अब सूर्य के समान कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर लफड़ा हो गया, ये विशेषण विशेष्य और उपमा उपमान का उपमेय उपमान का होता है। तो मेरे प्यारे बाबू कि विशेषण विशेष्य विशेषता के सेंस में होता है, जिसमें विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताता है और विशेष वो हो गया जिसकी विशेषता बताई जाती है। हम आपको उदाहरण देंगे, धैर्य रखिए। जैसे और उपमा उपमेय में तुलना करने के आदित्ययु वर्णम, तुलना हो रहा है किससे? सूर्य से। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे है महापुरुष नव युवक चंद्रमुख। महापुरुष, यहाँ पुरुष की तुलना बताई जाती है महानता से। तो पुरुष जो क्या हो गया, जिसे किसकी तुलना बताई जा रही है? पुरुष की। किस से? तो महान से। तो यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पे है महापुरुष, पुरुष की तुलना की जाती है तो उपमेय हो गया और उपमान क्या हो गया? महा। नव युवक यानी युवक की विशेषता बताई जा रही है। युवक ऐसा है तो नया है, तो युवक जो हो गया विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया नव। ग प्रश्न है वीत शोकः, यानी यस्य शोकः गतः। जैसे क्लिष्ट जीवन, क्लिष्ट जीवनम ऐसा, यानी कि ये सभी के सभी बहुव्रीहि समास हैं। क्योंकि बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, कहीं से अन्य का अर्थ उत्पन्न करते हैं। क्लिष्ट जीवनम जिसका कष्ट है जीवन यानी गरीब, बीत शोकः जो कष्ट से मुक्त है यानी सुखी आदमी। अगला प्रश्न है देवयानः,
समास विग्रह होगा देवस्ययानः यानी देवताओं का मार्ग। शिक्षा विहीन शिक्षा से हीन तृतीया तत्पुरुष यानी कि अब मंगलम पाठ का कोई क्वेश्चन शेष नहीं रहा। जो शेष था व्याकरण से संबंधित उसको भी हमने देख लिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।